हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या हैं। तो देखिए, बेसिकली तीन इनके प्रिंसिपल्स हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप्स। इसका मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी, मतलब खासकर जो लैंडमास है, वो एक तरह से आपस में जुड़ा हुआ है या पूरी एक यूनिट की तरह वर्क करता है, एक दूसरे पर निर्भर है। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और चेंज। इसका मतलब ये है कि जो नेचर है उसमें लगातार चेंज होता रहता है। कोई चीज़ कम होती है, कोई चीज़ अधिक होती है, कुछ ना कुछ घटता है, कुछ ना कुछ बढ़ता है। मतलब हर एक चीज़ में वो लगातार चेंज होता ही रहता है, जिसको कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो वही चीज़ इसमें कहा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और चेंज, यानी कुछ एक्टिविटी होती रहती है या कुछ चेंज होता रहता है। ये सब पे लागू होगा, फिजिकल, ह्यूमन और बायोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे सब पर ये लागू होगा। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट और एडाप्टेशन। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ये जो सेकेंड प्रिंसिपल में आपने देखा कि कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो हम ये माने कि जो बाहरी वातावरण में जो चेंज होगा तो उस हिसाब से ह्यूमंस और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अडाप्ट करेंगे, ये आपका तीसरे प्रिंसिपल में बात कही जा रही है कि वो एडजस्ट कर रहे हैं या अडाप्ट कर रहे हैं। स्पेशली इसमें ह्यूमंस की ही बात की जाती है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन ही मेन एजेंट होता है, वही मेन फोकस में होता है। तो देखिए, पहला जो प्रिंसिपल है इसी को आज के वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, इसमें बेसिकली कहा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी या इंटर रिलेशनशिप में कहा यह जा रहा है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल फेनोमिना हैं, माने जितनी भी घटनाएं हैं जो पृथ्वी की सरफेस से संबंधित हैं, वो चाहे फिजिकल हों चाहे बायोलॉजिकल हों, यानी लिविंग सराउंडिंग जो आपकी हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं उनमें, या ह्यूमन, ये सब आपस में किसी न किसी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये एक ख़ास किस्म का एसोसिएशंस बनाते हैं, एक दूसरे का एक संगठन बनाते हैं। मतलब एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे किसी न किसी एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट, जो निर्भर एक समूह होता है वो, तो एक ख़ास किस्म का एसोसिएशन बनाते हैं लैंड पर, और जो लोग हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली इस लाइन में कही गई है, ऑल टेरेस्ट्रियल फेनोमेना फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन आर इंटर रिलेटेड एंड फॉर्म द यूनिक एसोसिएशंस ऑफ लैंड एंड पीपल ऑन द अर्थ सरफेस। अब इसमें देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के विचारों को देखिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बहुत ही प्रसिद्ध ज्योग्राफर हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए और इनको ही माना जाता है कि ये जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसके ये पिता हैं। ही इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। और इनका ये मानना था कि जो प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी है वो फंडामेंटल यूनिफाइंग आइडिया ऑफ ज्योग्राफी है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिफाइंग आइडिया। ठीक है, इन्होंने ये माना कि पृथ्वी जो है वो, पूरी अर्थ जो है वो एक इनसेपरेबल ऑर्गेनिक होल है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ लिविंग से है कि एक ऐसा लिविंग होल, एक ऐसा समूह है। होल का मतलब कि एक सिस्टम, पूरा एक अकेला सिस्टम इस प्रकार का है जो आपस में अलग अलग आप नहीं बांट सकते। ऑल पार्ट्स ऑफ विच आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, जिसके सारे पार्ट आपस में म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं कोरोना का देता हूँ। देखिए, चाइना में शुरू हुआ, सबसे पहले केसेस वहाँ आए
डिटेक्ट किए गए, तो लेकिन आप उसको एक बॉर्डर में नहीं बांध सकते। वहाँ हुआ, वहाँ से फिर पूरी दुनिया में फैल गया। क्यों? क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। सारे लोग जो है वो अक्रॉस ऑल बॉर्डर्स, जितने भी देशों के बॉर्डर्स हैं उनके आर पार भी वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर हैं, चाहे ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, या किसी और प्रकार से मिलने जुलने के माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आते ही हैं। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते ही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कोरोना पैंडेमिक में देखा गया कि किसी एक देश में भी वो हो रहा है तो वो फिर पूरी दुनिया में वो चीज़ आएगी। इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में भी हो सकती हैं। तो ये जो हम्बोल्ट महोदय थे ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पे मैं एक, चूँकि इनका जिक्र आया है तो मैं आपको बता दूं कि जो पेरू देश के पास जो दक्षिण प्रशांत महासागर यानी कि साउदर्न पैसिफिक में एक जो ठंडी करंट बहती है जिसको पेरू करंट कहते हैं, उसका नाम इन्हीं के नाम पे हम्बोल्ट करंट भी है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही उसका पता लगाया था। और उसी करंट के रिवर्सल के कारण अल नीनो फिनोमिनन होता है। अल नीनो, जहाँ की वहाँ ठंडे पानी की जगह वहाँ गर्म पानी बहने लगता है। ठीक है, तो वो कभी डिटेल में हम बताएंगे आपको। आज आप ह्यूमन ज्योग्राफी को ही और डिटेल में देख लें। तो अब देखिए, कार्ल रिटर, ये भी एक बड़े प्रसिद्ध ज्योग्राफर हुए हैं। तो इनके थॉट्स को भी मैं आपको बताता हूँ कि इस मुद्दे पर इनका क्या विचार था, क्या मानना था। तो देखिए, कार्ल रिटर ने माना कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप है ये ज्योग्राफी की स्टडी में सबसे ज़्यादा कॉमन है। मतलब ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स मतलब आपसी संबंधों का सिद्धांत। ठीक है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अब इंटर रिलेशनशिप का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं वैसे आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम अगर रेनफॉल जो नेट प्रेसिपिटेशन है उसको देख लें, उसकी अमाउंट देख लें और टेम्परेचर को देख लें, तो इन पर वेजिटेशन डिपेंडेंट होगी किसी भी क्षेत्र की, क्योंकि ये क्लाइमेट के मेन जो फैक्टर्स हैं वो वही होते हैं। जो नेट प्रेसिपिटेशन है यानी टोटल जो बारिश कहीं पे हो रही है वो, और जो टेम्परेचर वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्परेचर वहाँ पे देखा जा रहा है वो, अब उन्हीं पर वहाँ की वेजिटेशन डिपेंडेंट होगी। मतलब उसी प्रकार से वो या तो ग्रासलैंड होगा या डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया होगा या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया होगा। अब उसी पे आधारित होगा ह्यूमन का सेटलमेंट वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिटर्मिनिज्म वाली बात यहाँ पे आ जा रही है, लेकिन डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। डिटर्मिनिज्म तो थोड़ा सा तो देखिए है ही, उसको आप कुछ भी कह लें। डिटर्मिनिज्म वाली बात जो उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट है या फिजिकल कंडीशंस है उस हिसाब से ह्यूमन लाइफ होगी, तो कुछ ना कुछ उसका तो देखिए असर रहता ही है। हालांकि पॉसिबिलिज्म को भी नकारा नहीं जा सकता है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं अलग से उसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप जो देखें, जो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो कार्ल रिटर जी की बात हो रही थी। कार्ल रिटर महोदय ने क्या कहा उसकी बात की जाए तो जो हम्बोल्ट महोदय का आइडिया था, हम्बोल्ट साहब का जो आइडिया था, उसको इन्होंने फर्दर उसको और ऑर्गेनाइज्ड तरीके में उसकी वैलिडिटी को प्रूव किया। और इन्होंने अपने जो लानोस और स्टेपीज का जो डिस्क्रिप्शन दिया है कार्ल रिटर ने, आपको मैं बता दूं, लानोस जो है ये उष्णकटिबंधीय है, यानी कि ट्रॉपिकल वार्म जो एरिया हैं, घास के मैदान हैं आपके
साउदर्न अमेरिका में, स्पेशली वेनेजुएला और कोलंबिया में, उनको लानोस कहा जाता है। ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न साउदर्न अमेरिका के एरिया में है, ईस्ट ऑफ एंडीज़, एंडीज़ पर्वतों के ईस्ट में, ठीक है। कोलंबिया और वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उनको लानोस कहा जाता है। और स्टेपीज तो बहुत ही फेमस हैं, आपको पता होगा, ये यूरेशिया के घास के मैदान हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, यानी कि ये आपके जो है टेम्परेट घास के मैदान हैं, कम बारिश वाले एरिया हैं। ये बेसिकली आपके साउदर्न रशिया, यूक्रेन, मतलब अगर वेस्ट में आप देखें तो यूक्रेन से लेकर ईस्ट में देखें तो मंगोलिया तक इनकी एक जो है स्ट्रिप चली गई है, एक पट्टी बनी हुई है, उसमें ये स्टेपी घास के मैदान हैं। तो इन लानोस और स्टेपी का जब वर्णन किया था कार्ल रिटर में, इनको डिस्क्राइब जो किया था, तो इन्होंने पृथ्वी को जो एक ऑर्गेनिक होल वाला जो इनका आइडिया था हम्बोल्ट का, उसी को इन्होंने और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सामने रखा, ठीक है। ये था कार्ल रिटर की बात। अब फ्रेडरिक रैडजल की बात बताऊं। देखिए, पहले इन विचारकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, रैडजल का बताकर उसके बाद मैं और इसको डिटेल में इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में केवल इसी प्रिंसिपल को मैं समझाऊंगा, और जो बाकी के दो प्रिंसिपल बच रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और चेंज, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट और अडाप्टेशन, इन दोनों के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब रैडजल महाशय की बात की जाए तो रैडजल ने जो है, इन्होंने कहा, ये बेसिकली पहले रैडजल के बारे में जान लीजिए। रैडजल को माना जाता है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जिस तरह से हम्बोल्ट जो थे वो मॉडर्न ज्योग्राफी के फाउंडर थे, उसी तरह रैडजल जो हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी के ही फाउंडर थे। इनसे पहले कोई भी ह्यूमन ज्योग्राफी का विचार नहीं करता था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोग्राफी। ये एंथ्रोपोग्राफी में इनके विचार मिलते हैं और वहीं से ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। तो इनका मानना था, ही कंसीडर्ड द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी द फंडामेंटल यूनिफाइंग कंसेप्ट। तो अपनी किताब का इन्होंने जो फंडामेंटल यूनिफाइंग कंसेप्ट माना, उसको प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी को ही माना, ठीक है। और इनकी बेसिकली दो अप्रोच रहती थी रैडजल साहब की। एक तो इनका था कि द मेजरमेंट ऑफ द कंसिस्टेंट इंटर रिलेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड मैन, यानी कि मनुष्य और उसका जो वातावरण है, उसका जो परिवेश है चारों तरफ का, उसके बीच में जो लगातार इंटर रिलेशन हो रहा है उसको मीज़र किया जाए। पहली चीज़ कि उसका मेजरमेंट, और सेकेंड चीज़ द मेजरमेंट ऑफ द इंटर रिलेशंस ऑफ ह्यूमन फिनोमेना ओवर द अर्थ दैट आर एरियली कोइंसिडेंट। एरियली कोइंसिडेंट, यहाँ ये आप ध्यान देंगे इस चीज़ पे। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन फिनोमेना जो अर्थ पर है उसका मेजरमेंट जो एरियली कोइंसिडेंट है, यानी कि एरिया वाइज जो कोइंसिडेंट है, जो आपस में मिल रहा है या किसी तरह से संबंधित है, उस चीज़ का मेजरमेंट। तो ये इनकी दो अप्रोचेस थी रैडजल की, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो पिता थे, ठीक है। अब बात आ रही है कि आप इस चीज़ को समझेंगे कैसे कि ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी उदाहरण देते समय कि कोई जो बायोम होगा उसके जो फिजिकल फैक्टर्स होंगे वो उस बायोम को बनाने में योगदान देंगे, जैसे कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। अब उसके बाद बात आती है सॉयल इडेफिक फैक्टर्स। तो सॉयल, क्लाइमेट, ये दो चीज़ें हैं जो फिजिकल फैक्टर्स जो निर्धारित कर रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होगी। थर्ड चीज़ ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ह्यूमन एंगल जो पॉसिबिलिज्म वाली चीज़ आ गई कि वो एक ह्यूमन जो ग्रुप है जो कहीं पे रह रहा है वो उसको किस प्रकार से यूज़ करेगा। तो ये आपस में देखिए सारे इंटर रिलेटेड हैं, मतलब फिजिकल फैक्टर्स
जिनको हम दो भागों में बांटते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और दूसरी चीज़ होगी इडैफिक फैक्टर्स यानी कि सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मिट्टी वहाँ किस तरह की है। अब जैसे रेगुर सॉइल जहाँ पे पाया जाता है, भारत की हम बात करें, भारत के जिन एरियाज़ में रेगुर सॉइल मिल रही है यानी ब्लैक सॉइल, तो वहाँ कपास की खेती ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन कपास की खेती तभी वहाँ पॉसिबल होती है जबकि आसपास के जो अहमदाबाद और मुंबई वाले रीजन में वहाँ की मिलें हैं, कॉटन मिल्स। अगर वहाँ मिल ना होती तो वहाँ पे कपास की खेती ना होती। तो किस तरह से देखिए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फिजिकल फैक्टर्स और जो आपके ह्यूमन मतलब ह्यूमन फैक्टर्स कह लीजिए, ये सारे आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, यही इस पहले प्रिंसिपल में कहा जा रहा है। ठीक है। अब जैसे बात किया जाए कि जूट, तो जूट की खेती वेस्ट बंगाल में होती है और बांग्लादेश में होती है काफ़ी, तो वहाँ भी जूट मिले हैं। तो जूट की खेती उन्हीं क्षेत्रों में होती ही है, बाकी जगहों पे आप चाहेंगे भी तो जूट नहीं उगा सकते। मतलब कुछ छोटे मोटे, देखिए खेती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक बड़े पैमाने पे जो कमर्शियल एग्रीकल्चर हो रही है जूट की, वो बंगाल में ही होती है। उसमें भारत का जो आपका मतलब कि ईस्टर्न, जो वेस्टर्न बंगाल है वो, और जो ईस्टर्न बंगाल जो कि बांग्लादेश है, वहाँ पर क्यों, वहाँ पे एक तो क्लाइमेट वैसी है, वहाँ सॉइल वैसी है। ठीक है, पानी की उस तरह की उपलब्धता वहाँ बनी रहती है क्योंकि डेल्टा वाला रीजन है। तो पानी की उपलब्धता के कारण, पानी के मिलने के कारण वहाँ पे इस तरह से जूट की खेती हो पाती है, और वहाँ जो जूट मिले हैं उनसे उसका एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे जूट का आप लोग भी प्रयोग करें, प्लास्टिक की जगह जूट की बनी रस्सियों का या जूट के बने बैग्स का प्रयोग करें, क्योंकि जूट बहुत ही अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। तो ये एक अलग चीज़ हो गई। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अब जैसे आपको मैं पॉल्यूशन से एग्जांपल देता हूँ कि अब जो मरीन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब जैसे जो स्टडीज़ आ रही हैं, जो तमाम इन्वायरमेंट बेस्ड जो NGOs हैं या जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई पानी में जितना मछलियों का बायोमास है उनसे ज़्यादा तो अब प्लास्टिक होने वाला है कुछ ही समय में। तो अब ये किस तरह से प्रभावित करेगा जो एक बायोडाइवर्सिटी है मरीन इकोसिस्टम की, उसको निश्चित रूप से ये प्रभावित करेगा, ख़राब करेगा। और फिर ये जो प्लास्टिक के जो माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स पानी में आएंगे, वो फिर बारिश के थ्रू वापस आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। वो इतने महीन कण होंगे कि वो फिर हवाओं के साथ या पानी के साथ, जब पानी का इवेपरेशन होता है, वो फिर क्लाउड फॉर्मेशन में चले जाएंगे, या जो आप नमक खाते हो उस नमक में भी वो माइक्रो और नैनो प्लास्टिक आ जाएंगे। तो फिर वो कैंसर वगैरह जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। तो चीज़ें सारी इंटर रिलेटेड हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जहाँ की ह्यूमन जो मेन एजेंट है उसको माना जाता है और उसी की दृष्टि से पूरी पढ़ाई की जाती है, पूरी स्टडी, तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। वो कोई भी चीज़ पृथ्वी पे ऐसी नहीं हो सकती कि एक जगह हो रही है, अफ्रीका में कोई बीमारी फैल गई और आप यहाँ बिल्कुल आराम से बैठेंगे कि भाई हमें क्या मतलब, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आपको भी प्रभावित करेगी। या कहीं एक जगह न्यूक्लियर वॉर हो जाए और आप सोचें कि वो कट मरें आपस में, हमसे क्या मतलब, ऐसा नहीं होता है। वो न्यूक्लियर वॉर अगर होता है, न्यूक्लियर वार तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई सामान्य भी वार हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी साइकिल से, किसी न किसी चेन से आपके इकोसिस्टम में भी पहुंच जाएगी। तो यही ये पहला प्रिंसिपल है। बाकी के प्रिंसिपल्स मैं अपने अगले वीडियोज़ में समझाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।